देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे में आपके फिक्र की जुड़ी कौन कौन सी खबरें हैं हम आपको दिखाएंगे। और आज कर लेते हैं सेगमेंट्स पर एक बात। आज के हमारे सेगमेंट्स हैं फिक्र का जिक्र, फिर फिक्रनामा, फिर फिक्र हेडलाइंस और खबर पॉजिटिव। जानना जरूरी है, जो है सो है। तो ये थी आज के सेगमेंट्स और अब देखते हैं कि आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं। चीन की हर कंपनी बन सकती है जासूस। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बेहद हैरान करने वाली रिपोर्ट है। चीन को लगा भारत रूस की दोस्ती पर सदमा, रो पड़े जिनपिंग के 4 भोंपू और अब तेज हुई लड़ियों से लड़ाई। बात अर्थव्यवस्था पर आई। खैर, हम बात करेंगे एलजी की कैसी है उल्टी चाल, दिल्ली कोरोना से बेहाल, पढ़ाई सेहत पर बनाई ऑनलाइन क्लास की दिखाएंगे बड़ी फिक्र आपको। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एलएसी के छल से, जहां चीन ने एक बार फिर विश्वासघात किया है। एक तरफ भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर शुरू है, वहीं कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं जो चीन के दावों की हकीकत की सच्चाई बयां कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डेप्सांग और डीबीओ में चीन सेना मोबिलाइज कर रहा है। डेप्सांग में चीन की गाड़ियां और कैंप देखे गए। ईस्टर्न लद्दाख में चीन ने अपनी सेना बढ़ा दी। विवाद बढ़ाने के मकसद से चीन ने सेना बढ़ाई है और यह सब चीन तब कर रहा है जब डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत भी हो चुकी है और आर्मी चीफ इसको लेकर लद्दाख के दौरे पर भी है। लेकिन फिर से चीन उसी ट्रैक पर जाता दिख रहा है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी बता रहे हैं इस पूरे इलाके की अहमियत है क्या। भारत और चीन के बीच जब बातचीत का दौर शुरू है, कोर कमांडर की नई मीटिंग हुई और उसके बाद भी खबरें लगातार मिल रही है कि एलएसी के आसपास चीन ने अपनी स्ट्रेंथ या फिर अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू कर रखा। और अभी एक ऐसी खबर आ रही है जो बता रही है कि कैसे डेप्सांग और डीबीओ के आसपास चीन ने अपनी स्ट्रेंथ ना सिर्फ बढ़ा दी है बल्कि कोशिश में है कि उस पूरे एरिया में एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं और उसकी कोशिश लगातार पीएलए कर रही है। मैं आपको मैप पे समझाता हूं कि आखिरकार ये है क्या और कहां पर है डेप्सांग और डीबीओ और आखिरकार इसका महत्व क्या है। मेरे पीछे अगर आप देखें, आप इस नक्शे में एक देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर डीबीओ और उसी के पास है डेप्सांग प्लेन। दरअसल ये एलएसी के पास का इलाका है और एलएसी के पास है करीबन 20 से 22 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। ऊपर अगर आप देख रहे हो काराकोरम पास है और काराकोरम पास के इधर ही यहाँ पे सियाचिन है और सियाचिन और डीबीओ में करीब करीब 80 किलोमीटर का फासला है। मैं आपको दूसरी अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं और मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार कहां पर है चाइनीज के कैंप, चाइनीज सोल्जर्स के कैंप और कितने करीब आ गए हैं। दरअसल आप देख रहे हो सबसे ऊपर दौलत बेग ओल्डी और सबसे नीचे ये डेप्सांग प्लेन। करीबन इन दोनों के बीच में करीब फासला जो है 30 से 40 किलोमीटर का होगा और इसी के पास करीबन चाइनीज कैंप जो आप देख पा रहे हैं, ये चाइनीज कैंप 20 से 22 किलोमीटर के एरिया में है, दोनों की तरफ से पड़ते हैं। और एक जगह यहाँ पर जो इनकी मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ इनकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा कर दी गई है और यही वजह है कि ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि चाइनीज़ जो है वो एक और फ्रंट या फिर एक और तरफ दोबारा से कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लगातार हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर, एलएसी के अलग अलग इलाकों के अंदर चाइनीज जो है वो स्टैंड ऑफ या फिर कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दौलत बेग ओल्डी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सियाचिन से यहाँ की दूरी करीब करीब 80 किलोमीटर की पड़ती है और डेप्सांग प्लेन भी इसी तरीके का इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल बताऊं कि भारत ने यहाँ पर अपने जब अपने ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को उतारा था, एयर स्ट्रिप्स बनाई थी, एलजी बनाई थी, तो चाइनीज को, चाइनीज गवर्नमेंट को, चाइनीज पीएलए को बहुत ज्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। और अभी जब पिछले साल हमने डीएसडीबीओ इसी के पास बनाया, खासतौर पर जो हमें लिंक करता है ले से और दौलत बेग ओल्डी को, उसके बाद भी चाइनीज को बहुत दिक्कत हुई और इसी को लेकर लगातार चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और अब डेप्सांग प्लेन 2013 के अंदर स्टैंड ऑफ चला था डेप्सांग में करीब 3 हफ्ते का भारत और चीन के बीच में और यह कोशिश थी कि दोबारा से यहां पर कन्फ्लिक्ट पैदा करे, यानी हर वो जगह जहां पर भारत और चीन के बीच कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट हुआ हो या फिर वो इलाका हमारा ऐसा हो जहां पर परसेप्शन दोनों के अलग अलग हो, उन सभी इलाकों के अंदर चीन ऐसे ही कारगुजारियां कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी हाल ही में
आपको मैं बताऊं कि आर्मी चीफ जो है ईस्टर्न लद्दाख के कई इलाकों में गए, फॉरवर्ड एरियाज में गए, लेकिन अभी ये चीजें आ रही हैं निकलकर कि दौलत बेग ओल्डी और देपसांग के इलाकों में भी यहां पर चीन लगातार स्टैंड ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर PP-11, 12, 13 ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स पड़ते हैं और यहीं के आसपास के इलाकों के अंदर चीन ने अपनी मोबिलाइजेशन जो है बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा कर दी है। यानी कुल मिलाकर चीन जो है वो जो कहता है वो करता नहीं है, क्योंकि वो जो करता है वो किसी की भी कल्पना से भी बहुत नीचे होता है। भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएन नरवणे ने ईस्टर्न लद्दाख में फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया और जवानों की हौसला अफजाई की। आप समझ सकते हैं कि किसी भी मोर्चे पर फौज के सुप्रीम कमांडर के पहुंचने से फौज का हौसला कितना बढ़ जाता है। और फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्मी चीफ ने कुछ ऐसा ही किया। आर्मी चीफ एक दिन पहले ले पहुंचे थे और 15 जून की खूनी झड़प में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने पूर्वी लद्दाख के सेक्टर में चीनी सैनिकों से मुकाबला कर उन्हें सबक सिखाने वाले सैनिकों को कमेंडेशन कार्ड यानी प्रशंसा पत्र भी दिया। आर्मी चीफ की 14वीं कोर कमांडर से लंबी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारत चीन के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत पर विस्तार से चर्चा हुई। कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में भारत की तरफ से 14वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह शामिल हुए थे। इस मीटिंग में आर्मी चीफ ने साफ कर दिया है कि अब चीन को ही पीछे हटने की पहल करनी होगी। चीन की पहल के बाद ही गतिरोध खत्म करने पर भारत कोई कदम उठाएगा। यानी LAC पर अभी गतिरोध खत्म होने नहीं जा रहा है, क्योंकि चीन छल पर छल कर रहा है और भारत चीन के एक और छल को सहने का जोखिम नहीं उठा सकता। LAC पर विश्वासघात के छल के बाद बात करते हैं चीन के जासूसी छल की। गलवान घाटी में चीन की धोखाधड़ी में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और इस पर पूरे देश में आक्रोश है। भारत का हर नागरिक प्रतिकार मांग रहा है। #बॉयकॉट चाइनीज गुड्स इस प्रतिकार का एक अहम हथियार बनकर सामने आया है, लेकिन इस पर भी विवाद है। कहा जा रहा है कि भारत में बिक रहे चीन के हर एक सामान का बहिष्कार कर दिया जाए, तब भी वो चीन की अर्थव्यवस्था का सिर्फ 3% होगा। यानी चीन की अर्थव्यवस्था पर बॉयकॉट का फॉर्मूला बिल्कुल बेअसर रहेगा और भारत को ही ज्यादा चुभेगा। खैर, किस सामान का लोग बॉयकॉट करें और किस चीज को सरकार बैन करे, इस पर तो विवाद होता ही रहेगा। लेकिन आज हम आपको चीनी कंपनियों के बारे में कुछ ऐसा भयानक सच बताने जा रहे हैं जिसके बाद इस विवाद के लिए जगह नहीं बचेगी। आप समझ जाएंगे कि क्यों कम से कम डिफेंस, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में चीन की कंपनियों की भारत में एंट्री बंद होनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं चीनी कंपनियों का यह भयानक सच। गलवान घाटी में भारत के वीर जांबाजों के हाथों पिटने वाला चीन कितना शातिर है, ये जानकर आज आप हैरान रह जाएंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भूमाफिया की तरह जमीन हड़पने की साजिश रचने वाले चीन का असली चेहरा देखकर आप परेशान हो जाएं। भारत के खिलाफ चीन के चक्रव्यूह का एक एक सच आज सामने आने वाला है। ड्रैगन के डर्टी गेम का एक एक प्लान डिकोड होने वाला है। भारत के दुश्मन नंबर 1 की एक एक चाल को आज गौर से देख और समझ लीजिए। एक तरफ से ड्रैगन सरहद पर भारत के वीर जांबाजों को उकसाता है, हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर उन्हें जंग के लिए भड़काता है। दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के लिए अपनी कंपनियों का इस्तेमाल करता है। भारत के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों से जासूसी करवाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि चीन बाकायदा एक कानून बनाकर अपनी देश की कंपनियों को दूसरे देशों में जासूसी के लिए मजबूर करता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को इसके पक्के सबूत मिल चुके हैं और बहुत जल्द यूरोप के देशों में इस पर बड़ा फैसला आने वाला है। चीन की ये असलियत जल्द पूरी दुनिया को पता चलने वाली है। हम आपको उन कंपनियों के नाम बताएंगे जो चीन का मोहरा बनकर भारत में ड्रैगन के लिए जासूसी कर रही है। हम आपको बताएंगे कि चीन की ये कंपनियां भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं और चीन की इस चाल की खबर लगते ही केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है। लेकिन पहले आपको चीन का वो कानून बताते हैं
जिनके दम पर वो अपनी कंपनियों को दूसरे देशों में जासूसी के लिए मजबूर करता है। 27 जून 2017 को वजूद में आए चीन के इस कानून को नेशनल इंटेलिजेंस लॉ यानी राष्ट्रीय खुफिया कानून कहा जाता है। ये कानून पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। चीन के साथ कारोबारी संबंध रखने वाले देशों के लिए ये खतरे की घंटी है। चीन के राष्ट्रीय खुफिया कानून के 4 ऐसे प्रावधानों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कानून के आर्टिकल 7 में लिखा है, चीन के सभी संगठनों और नागरिकों को राष्ट्रीय खुफिया मिशन का समर्थन, सहायता और सहयोग करना होगा और खुफिया मिशन से जुड़े रहस्यों की रक्षा करनी होगी। आगे आर्टिकल 9 में लिखा है, चीन के राष्ट्रीय खुफिया मिशन में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सरकार की तरफ से प्रशंसा और पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं कानून के आर्टिकल 12 में लिखा है कि सरकार के प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रीय खुफिया मिशन से जुड़े संस्थान जरूरी व्यक्तियों और संगठनों से सहयोग ले सकते हैं और खुफिया काम के लिए उनसे संबंध बनाए रख सकते हैं। कानून के चौथे चौंकाने वाले प्रावधान में लिखा है कि राष्ट्रीय खुफिया मिशन से जुड़े संस्थान अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए कानूनी तौर पर किसी भी संगठन और व्यक्तियों से आवश्यक समर्थन, सहायता और सहयोग ले सकते हैं। देखा आपने, मतलब साफ है, चीन ने अपने देश की कंपनियों को कानून के शिकंजे में ऐसा बांधा है कि वो चाहकर भी अपनी सरकार के लिए विदेशों में जासूसी करने से मना नहीं कर सकते। चीन न सिर्फ इस कानून के दम पर मनमाने तरीके से अपनी कंपनियों का विदेशों में इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि वो इन्हें इनाम देने का प्रलोभन भी देता है। यही वजह है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अहम बुनियादी ढांचे से जुड़ी चीनी कंपनियों से दुनिया भर के देश सावधान हो गए हैं। कुछ भी काम वो कर रहे हैं साइबर से रिलेटेड, उसमें वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार जरूरत पड़ने पर एक तरह से जहां भी जासूसी करनी है उनको, उसको वो करके उसका गलत इस्तेमाल उस देश के लिए किया जा सके। चीन के खौफनाक इरादों की भनक मिलते ही भारत सरकार सतर्क हो गई है। सरकार अब ऐसी कंपनियों की पहचान कर रही है जिनका चीन की सरकार या चीन की सेना से सीधा साठगांठ हो। कई कंपनियां ऐसी हैं जो किसी तीसरे देश के रास्ते भारत में कारोबार कर रही हैं। उन कंपनियों के ऑनरशिप की पड़ताल की जा रही है ताकि चीन के साथ उनके नक्सस की तस्वीर साफ हो सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे ज़्यादा खतरा उन चीनी कंपनियों से है जो स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, यानी टेलीकॉम, डिफेंस, एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से जुड़ी वो कंपनियां जिनका इस्तेमाल कर चीन भारत की अहम खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ये कंपनियां भारत की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। आंतरिक सुरक्षा में सेंध के इस खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने चीन की वाहवे और ZTE को बैन कर दिया है। टेलीफोन उपकरण बनाने वाली इन कंपनियों पर आरोप है कि इनके तार चीनी सरकार और PLA से जुड़े हैं। हालांकि इन कंपनियों से ऐसे किसी भी साठगांठ का खंडन किया गया है। सरकार का संकेत साफ है कि हमारी सुरक्षा प्रणाली और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की उन कंपनियों के हाथ में नहीं हो सकता जिनका वहां की सरकार से मिली भगत है। यही वजह है कि वाहवे को भारत में 5G के ट्रायल से बाहर कर दिया गया है। नॉर्मल डिफेंस में भी काम कर रहे हैं, उनके भी कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशंस तो होते ही हैं, तो उसमें भी साफ जाहिर है कि अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, 5G लाएंगे तो खतरा तो बना रहेगा। इसलिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में मेरे विचार से हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और खतरा तो जासूसी का रहेगा चीन की कंपनियों से। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ टकराव के बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनियां BSNL और MTNL पर वाहवे और ZTE से उपकरण मंगाने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा सरकार भारत की प्राइवेट कंपनियों से भी इस सिलसिले में बड़ा फैसला लेने को कह सकती है ताकि आने वाले समय में हिंदुस्तान के 5G मार्केट में चीन की इन दो कंपनियों की कोई दखल न रह जाए। चीन की टेलीकॉम कंपनी वाहवे हमेशा से खुफिया एजेंसियों के रडार में रही है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर चीनी सेना का पूर्व अधिकारी है। आपको याद होगा कि 2010 में भी ये कंपनी चीन के लिए जासूसी करने के लिए शक के घेरे में आई थी। हंगामा तो तब खड़ा हो गया जब कंपनी पर आरोप लगा कि बेंगलोर में इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के बड़े हिस्से में भारतीय कर्मचारियों को जाने की इजाज़त नहीं होती। भारतीय मूल के स्टाफ की आवाजाही सिर्फ बिल्डिंग के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक ही सीमित होती है, बाकी सभी फ्लोर में चीनी स्टाफ की एंट्री होती है। बिल्डिंग में खुफिया गतिविधि होने के संदेह के बाद वाहवे कंपनी के अधिकारियों को सफाई देनी पड़ी थी।
धुआं उठा है तो आग भी ज़रूर होगी। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स में बदलाव करते हुए चीनी कंपनी वाहवे की चिप पर पाबंदी लगा दी है। नए नियम के मुताबिक गैर अमेरिकी कंपनियों को वाहवे की चिप तैयार करने के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल की इजाज़त लेनी होगी। भारत सरकार सुरक्षा के लिहाज से चीनी कंपनियों के मोबाइल ऐप्स की भी जांच कर रही है। बहुत जल्द इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। गलवान घाटी में जारी विवाद के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सरकार से टिकटॉक और जूम समेत चीन से जुड़े 52 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने और लोगों से इस्तेमाल बंद करने की सलाह देने की सिफारिश की। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीनी ऐप सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित है और इनकी आड़ में बड़े पैमाने पर डाटा भारत से बाहर भेजा जा रहा है। छल पर छल। पहली बात यह कि गलवान घाटी में खंजर भोगने के बाद भी चीन चुप नहीं बैठा है। दूसरी बात यह कि भारत ने भी चीन को उसकी हैसियत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और तीसरी बात यह कि चीन भले ही घाटी में अकड़ दिखा रहा हो, लेकिन उसने अपने डर का उजागर खुद ही कर दिया है। जिनपिंग का भोंपू मीडिया ने एक बार फिर भारत को धमकाया और रूस से गुहार लगाई कि वो भारत को हथियार ना बेचे। इससे साफ जाहिर होता है कि जिनपिंग डर गए हैं और हिंदुस्तान के हथियारों के जखीरे से पीले कांपने लगी। अब ये बात साफ है कि आसमान में गरजते इन योद्धाओं ने ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। रूस से मिले फाइटर से जिनपिंग खौफ खाते हैं। भारत को मिलने वाली एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता देखकर दुबक जाते हैं। यूं तो भारत को साफ साफ दिखने लगा था कि गलवान घाटी की खूनी झड़प के बाद चीन के पैर कांपने लगे हैं। ड्रैगन को गलवान घाटी से वापसी का बहाना भी चाहिए और चीन चाहता है कि इस वापसी में भी अकड़ दिखनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक घटना ने ड्रैगन को इतना डरा दिया कि चीन का डर उसके माउथपीस के जरिए बाहर निकल आया। और वो घटना है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मॉस्को दौरा। चीन को लगता है कि भारत और रूस की दोस्ती उसकी बर्बादी का काउंटडाउन लेकर आई है, जिसमें सबसे ऊपर है एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की डील। जिस डील का सपना देखने पर भी शी जिनपिंग को पसीना आता है। वजह यह है कि चीन ने खुद भी रूस से S-400 हथियार खरीद रखा है और रूस और भारत के बीच इस घातक हथियार की डील का अंजाम उन्हें पता है। चीन जानता है कि गलवान घाटी में 15 जून को हुई खूनी झड़प के बाद भारत बदल ही नहीं गया है, बल्कि बहुत बदल गया है और हालात को संभालने के लिए खुद को दुनिया का डिप्टी सुपर पावर मानने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब 4 मुखपत्र बना लिए हैं और उन्हें फॉरेन मिशन पर लगा दिया है। चीन के प्रोपेगेंडा मशीन बन रहे हैं पीपुल्स डेली, चाइना सेंट्रल टेलीविजन, चाइना न्यूज सर्विस और ग्लोबल टाइम्स। अब जिनपिंग खुद नहीं बोल रहे, अपनी प्रोपेगेंडा मशीन के जरिए बोल रहे हैं। उनके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है, अगर भारत और चीन के बीच रूस नरमी चाहता है तो बेहतर होगा कि वो भारत को ऐसे नाजुक वक्त में हथियार ना बेचे। एशिया की ये दोनों ही शक्तियां रूस की बहुत करीबी हैं। हिंदुस्तान इसे चीन का आधिकारिक कबूलनामा मान सकता है। कबूलनामा ये कि जिनपिंग को भारत के बदला लेने का डर है और उन्हें डर है कि एशिया की 2 महाशक्तियों में युद्ध हुआ तो भारत भारी पड़ सकता है। और ये जिनपिंग के एक और मुखपत्र पीपुल्स डेली के फेसबुक पोस्ट से पता चलता है, जिसमें लिखा है, लद्दाख में स्टैंड ऑफ के बाद भारत एक्टिव हो गया है। भारत जल्द से जल्द 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, जिसमें MiG-29 और 12 सुखोई 30M के शामिल हैं। ये वो चीन है जिसने अपने मुखपत्र के जरिए पिछले 23 जून को कहा था कि चीन की GDP भारत की 5 गुना है, डिफेंस का बजट 3 गुना है और न्यूक्लियर वारहेड 2 गुना है। लेकिन अब जिनपिंग को साफ लगने लगा है कि उनका गुणागणित ही आधा है।
गलवान की भड़की चिंगारी ड्रैगन को भस्म कर देगी, गुरूर को मटिया मेट कर देगी, जिनपिंग के आसमानी ख्वाब को पाताल में पहुंचा देगी, क्योंकि भारत के साथ है भारत के सदाबहार दोस्त रूस की ताकत। चीन के छल का जवाब देना है तो सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, उसकी बाजार की विस्तारवादी नीति पर भी प्रहार करना होगा। सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ी, आम जनता से लेकर व्यवसायियों ने भी अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाई है। इसी रणनीति का असर है कि चेन्नई और मुंबई के पोर्ट पर चीनी माल अटक गया है, न वापस जा सकता है, न भारतीय बाजार में आसानी से आ सकता है। अब आप हैशटैग बॉयकॉट चाइना क्रांति का विस्तार देखिए। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने नापाक हरकतें की हैं। 45 साल की शांति वाले पन्नों में नए तनाव की कहानी रची है। वक्त चीन को सबक सिखाने का है। हिंदुस्तान क्या कर सकता है ये दिखाने का है। इसलिए सीमा पर भारतीय शूरवीर खड़ा है और असर चीनी कारोबार पर पड़ा है। बॉयकॉट चाइना कैंपेन में पहले शरीक थे खरीदार, दुकानदार और अब शामिल हो चुकी है सरकार। इसलिए चेन्नई और मुंबई को पोर्ट पर चीनी सामानों का कस्टम क्लियरेंस रुक गया है। अब इन सामानों को क्लियरेंस तभी मिलेगा जब सामानों की जांच पूरी हो जाएगी, लेकिन ये निर्भर करेगा भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों पर, जिन्होंने चीन से आयात सामानों की खेप को अटका दिया है। हालांकि चीनी सामानों की क्लियरेंस को रोकने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC से कोई निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन चीन से आई इन खेपों को अब 100% चेकिंग से गुजरना पड़ सकता है। बॉयकॉट चाइना कैंपेन किस क्रांति के मुहाने पर खड़ा है? चीनी कंटेनर्स की खेप की क्लियरेंस में देरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिपमेंट को बिना किसी सूचना या हवाले के ही मुंबई और चेन्नई में रोका गया है। इसके साथ ही सलाह दी गई है कि अगर आउट ऑफ चार्ज आदेश जारी भी हो गए हैं, तब भी इन कंटेनर्स को वितरित ना किया जाए। अब ये भी जानिए कि आखिर चीन का कौन सा सामान मुंबई से लगे समुद्र में तैर रहा है। मुंबई में चीन से आयात किया गया गैर जरूरी सामान नहीं उतरा। खिलौने और बिजली के उपकरणों की मंजूरी अटक गई है। सजावट के सामान और चीनी लाइट्स भी रोक दिए गए हैं। अब आर्थिक मोर्चे पर चीन को नुकसान पहुंचाने वाली रणनीति को समझिए। जिन सामानों को मंजूरी मिलने में वक्त लगेगा, उसके लिए शिपमेंट कंपनियों पर विलंब शुल्क भी बढ़ जाएगा और ये वसूला जाएगा आयात करने वालों से, जिससे मुनाफे का संतुलन बिगड़ने की संभावना है और इन हालातों में चीनी सामान खरीदना घाटे का सौदा होगा। चीन से जो भी आयात होता था उसमें 30% फिजिकल चेकिंग होती थी, 70% निकाल दिया जाता था। लेकिन अब सिक्योरिटी रीजंस को चलते हुए और कोविड-19 को चलते हुए 100% फिजिकल चेकिंग की बात की जा रही है और ऐसा कुछ पोर्ट्स में शुरू भी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है। चेन्नई के पोर्ट में भी इसी रणनीति के तहत चीनी सामान के आयात के बाद क्लियरेंस रोकना अहम कदम है। पोर्ट पर खड़े कुछ कार्गो की जांच की गई है, लेकिन क्लियरेंस अटकाने के लिए CBIC ने वित्त मंत्रालय को मेल किया है। टैरिफ या गैर टैरिफ की बाधा के रूप में चीन से आयात सामानों पर प्रतिबंध पर चर्चा हो रही है, जो आर्थिक मोर्चे की बड़ी कूटनीति है। वो इसलिए क्योंकि चीनी कंपनियों के लिए चेन्नई पोर्ट बेहद अहम है। चीनी टेलीकॉम पार्ट्स चेन्नई पोर्ट पर उतरते हैं। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का आयात चेन्नई से होता है। भारत में कारोबार करने वाली कई कंपनियां चेन्नई पोर्ट के जरिए ही सामान मंगाती हैं, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए अब रैंडम जांच रोककर पोर्ट पर 100% जांच की जाएगी। यानी बॉयकॉट चाइना क्रांति की शुरुआत बड़े स्तर पर हो चुकी है और इस आर्थिक युद्ध का एक मुहाना ई-कॉमर्स पोर्टल की तरफ भी खुला है, जिसके लिए नई नीति का ऐलान जल्द हो सकता है, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट्स की मेकिंग की जानकारी देनी पड़ सकती है। सेलर की जिम्मेदारी सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि गारंटी भी देनी होगी, जिससे भारतीय प्रोडक्ट्स को पहचानना आसान होगा। जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसमें कलर कोडिंग यूज़ की जाएगी। जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए ग्रीन और रेड कोड होता है, इस तरह से कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए प्लस उसमें कितनी देशी और विदेशी कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर कलर कोडिंग की जाएगी। नए नियम के तहत पोर्टल पर प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल देना अनिवार्य हो सकता है। सेलर की डिटेल भी पता और फोन नंबर समेत अनिवार्य हो सकती है। प्रोडक्ट से जुड़ी गलत जानकारी पर पेनाल्टी का प्रावधान हो सकता है। डिस्काउंट विक्रेता या ब्रांड दे रहे हैं, इसकी जानकारी भी देना पड़ सकता है,
ताकि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बेचने वाले सेलर्स पर डिस्काउंट ऑफर का असर ना हो। यानी देश में बॉयकॉट चाइना अभियान की रूपरेखा तय हो गई है। बिना किसी निर्देश के हर स्तर पर चीनी सामानों के आयात को रोकने की कोशिश हो रही है। भारतीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए खरीदारों को देश के टैग के साथ सटीक जानकारी की तैयारी है और चीन की अकल ठिकाने लाने के लिए ये जरूरी भी है। चीन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा वार पलटवार भी अब तेज होता नजर आ रहा है। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद कांग्रेस ने तीखे सवाल उठाए थे और सरकार से पूछा था कि चीन और पाकिस्तान ने भारत की कितनी जमीन कब्जा ली है। इस पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और कहा कि एक घराने के मिस एडवेंचर्स की वजह से भारत ने अपनी हजारों किलोमीटर जमीन गंवा दी। सियाचिन ग्लेशियर पूरी तरह से हमारे हाथों से निकलने वाला था, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। चीन भारत की भूमि सरजमीन को हथिया रहा है और सरकार चीन की बोली बोल रही है, तो क्या आप जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, वो क्या आज इस चीनी आक्रमण के खिलाफ चुप बैठे? आज की तारीख में चीन एक बार फिर छल और मात का खेल खेल रहा है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि भारत चेस के खेल का जनक है और शय और मात में भी वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रहा है, साइबर वॉर की चाल चल रहा है, ड्रोन से लेकर न्यूक्लियर वॉर का खतरा दिखा रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस खतरे को हमने बुलाया नहीं है और अगर आ गया तो हम पीछे पीठ दिखाकर मुड़ नहीं सकते। यह हिंदुस्तान का हौसला है, हिंदुस्तान की फौज का हौसला है और इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार का भी हौसला दिख रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि छल पर बल हमेशा भारी पड़ता है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। नापाक चालबाजी से बाज नहीं आ रहा चीन, अब डेप्सांग इलाके में पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश। नया फ्रंट खोलने की फिराक में चीनी सेना, भारतीय सेना ने बढ़ाई जवानों की तैनाती। चालबाज चीन से निपटने के लिए एक्शन में भारतीय सेना, पेंगोंग झील इलाके में बढ़ाई पेट्रोलिंग, बोट के जरिए की जा रही है चप्पे चप्पे की निगरानी। गलवान घाटी में सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे भारतीय सेना के शौर्य के सबूत। 16 जून को चीनी कैंप किए गए तबाह, 22 मई को तस्वीरों में मौजूद था चीनी कैंप, चीन के झूठ का पर्दाफाश। सेना प्रमुख नरवणे ने फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जवानों का बढ़ाया हौसला, गलवान के शहीदों को दी सलामी। एलएसी तनाव पर दोनों देशों में कूटनीतिक बातचीत के बावजूद चीन का झूठ जारी। चीनी रक्षा मंत्रालय ने गलवान में हिंसक झड़प के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, भारत का जवाब समझौते को माने चीन। रूस की 75वीं विक्ट्री डे परेड में भारतीय जाबाजों ने रूसी सेना के साथ किया कदमताल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी परेड में अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। नेपाल की जिद से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा, सीएम नीतीश कुमार ने प्रभावित होने वाले इलाकों को में तैयारियों का जायजा लिया। सोनिया और राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 2008 में चीन से समझौते को लेकर एनआईए से जांच की मांग, एक अधिवक्ता की ओर से लगाई गई गुहार। कोरोना की रफ्तार में मुंबई से आगे निकली राजधानी दिल्ली, एक दिन में 3,788 नए केस के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 के पार, मुंबई में मरीजों की संख्या 69,000। फिक्र में जिक्र होगा उपराज्यपाल की उल्टी चाल से दिल्ली कैसे बेहाल है, लेकिन पहले देखें खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में उम्मीद की किरण जैसी हैं। मुंबई में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए बीएमसी अब मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग की शुरुआत करेगी ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। इसके तहत 1 लाख एंटीजन टेस्टिंग किट खरीदी जाएंगी, जिनसे सिर्फ 30 मिनट में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पता चल जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल और कॉर्पोरेट हाउसेस को भी एंटीजन किट खरीदने की अनुमति दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कम से कम समय में जाँच हो सके।
सही तरीके से सांस लेकर कोरोना वायरस को मारने में मदद मिल सकती है। द कन्वर्सेशन में प्रकाशित रिपोर्ट में नोबेल पुरस्कार विजेता फार्माकोलॉजिस्ट लुइस जे इग्नारो के शोध का हवाला देकर लिखा गया है कि नाक से सांस लेना और उसे मुंह से बाहर निकालना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि नाक से सांस लेने पर नाइट्रिक ऑक्साइड सीधे फेफड़ों में पहुंच जाता है, जिससे कोरोना वायरस बढ़ता नहीं और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ता है। दिल्ली में 10वीं का एक स्टूडेंट अपने घर पर 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कर फेस मास्क और फेस शील्ड बना रहा है। जरेब वर्धन नाम के इस स्टूडेंट ने अपने स्टडी रूम को एक फेस शील्ड प्रोडक्शन रूम और अपने स्नूकर टेबल को फेस शील्ड होल्डर बना लिया है। जरेब ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 100 से ज्यादा फेस शील्ड भी दिए, जिन्हें ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को देकर कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। मुंबई में कोरोना के कहर के बीच एक कपल ने अनूठी मिसाल पेश की है। इनका नाम है एरिक और मर्लिन, जिन्होंने बेहद सादे ढंग से शादी की। कोई रिसेप्शन नहीं किया और रिसेप्शन के लिए जो रुपए रखे थे उससे सतपाला आइसोलेशन सेंटर को 50 बेड दिए। बेड के अलावा गद्दे, तकिया, चादरें और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मरीजों के लिए दान में दिए। कोरोना काल में आंध्र प्रदेश में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक की दरियादिली चर्चा में है। विजयवाड़ा में 22 दुकानों वाले एक कॉम्प्लेक्स के मालिक रमेश सोलंकी ने 2 महीने के लिए किराएदारों का किराया माफ कर दिया है, क्योंकि दुकानें किराए पर लेकर कारोबार कर रहे लोगों का कामकाज लॉकडाउन के चलते चौपट हो गया था। इसलिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक ने किराया माफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के एक किसान मैदानी इलाके में सेब की खेती कर सबको हैरान कर दिया है। रुद्र प्रताप सिंह ने ग्राफ्टिंग तकनीक से सेब के 17 पेड़ लगाए थे, जिनमें से 14 फल देने लगे हैं। रुद्र प्रताप कहते हैं कि जब उन्होंने 10 साल पहले प्रयागराज में सेब की खेती करना शुरू किया था तो लोग उन पर हंसते थे, लेकिन अब खेत और फलों को देखने के लिए आ रहे हैं। वाराणसी में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गंगा घाटों पर नाव के संचालन पर 3 महीने से लगी रोक हट गई। लॉकडाउन की वजह से नाविकों की रोजी रोटी दांव पर लग गई थी, लिहाजा पाबंदी हटाए जाने के फैसले के बाद नाविकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुद जिलाधिकारी ने नाव की सवारी कर फिर से नावें चलाने की शुरुआत की। अब चीन की दी हुई एक और फिक्र कोरोना की बात। दिल्ली को लेकर कल हमने आपको बताया था कि यहां कोरोना को काबू में करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिन पर अमल भी शुरू हो गया। जो अच्छी बातें यहां दिख रही हैं उनमें यह भी है कि दिल्ली रिकवरी रेट, अब यहां रिकवरी रेट पहले से ज्यादा बढ़ गया, जिसे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यहां कोरोना से ठीक होने वालों की दर सभी राज्यों से ज्यादा करीब 20% बढ़ी है और 58% को पार कर गई। निश्चित ही यह दिल्ली के लिए अच्छी खबर है, लेकिन खतरा दिल्ली को अब कोरोना से ज्यादा उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच ठने झगड़े से है, जो शुरू हुआ बैजल साहब की एक तुगलकी फरमान से। ये दिल्ली का कोरोना मीटर है, जो बता रहा है कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना केस बढ़े और संक्रमण के कारण 68 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। मतलब राजधानी में कोरोना वायरस का कहर चरम पर है और यहाँ सबसे बड़ी फिक्र है कोरोना से बढ़ती मौत, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी फिक्र उपराज्यपाल अनिल बैजल के एक फैसले से निकली है, वो ये कि कोविड पॉजिटिव मरीजों को अब डॉक्टरी सलाह के लिए कोविड केयर सेंटर जाना होगा, जबकि पहले संक्रमित पाए जाने पर डॉक्टरों का पैनल आपसे फ़ोन पर बात करता था या कोविड केयर की टीम घर आकर काउंसलिंग करती थी। अगर मरीज में कम लक्षण या वो बिना लक्षण वाले होते थे तो उन्हें घर पर आइसोलेशन के लिए कहा जाता था। अगर मरीज कोमॉर्बिड या गंभीर होता था तो उसे अस्पताल या क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाता था। मतलब पहले कोविड पॉजिटिव मरीजों को तब तक घर से नहीं निकलना पड़ता था जब तक उनके लिए अस्पताल जाना ज़रूरी ना हो, लेकिन अब एलजी के नियम के मुताबिक हर मरीज के लिए घर से कोविड सेंटर तक जाना अनिवार्य है। कल भी हमने आपको बताया कि इससे सबसे बड़ा नुकसान है संक्रमण ज़्यादा फैलने का। वो कैसे, जानिए। नियम के मुताबिक हर संक्रमित को एम्बुलेंस से कोविड केयर सेंटर जाना होता है, लेकिन दिल्ली में इस वक्त सिर्फ 460 एम्बुलेंस हैं, जबकि प्रतिदिन नए केस हैं करीब 3000। ऐसे में हर मरीज को एम्बुलेंस मिल पाना मुमकिन नहीं होगा, तो मजबूरी में लोगों को या तो अपने परिवार के सदस्य के साथ या अपनी गाड़ी में कोविड केयर सेंटर जाना होगा या फिर सार्वजनिक वाहन से, और दोनों ही परिस्थितियों में संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है। तो ऐसे जबरदस्ती का ये ऑर्डर निकालना जो केंद्र सरकार ने निकाला है, ये मुझे लगता है सही नहीं है। जो घर में ठीक हो सकते हैं उनको घर में रहने दो, इतने बेड कहाँ से लाएंगे, और जिनको अस्पताल की जरूरत है उनको अस्पताल में ले जाओ। अब सवाल उठता है कि आखिर उपराज्यपाल ने यह आदेश क्यों जारी किया। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट फिक्स विच इज़ नॉट ब्रोकन,
मतलब जो चीज़ टूटी नहीं तो उसे जोड़ने की कोशिश क्यों? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 16 से 22 जून के बीच जो दिल्ली के आंकड़े हैं वो उपराज्यपाल के इस बेतुके फरमान को आईना दिखाते हैं। इसके मुताबिक 16 से लेकर 22 जून तक 20,000 कोरोना मरीज ठीक हुए। इस दौरान अस्पतालों में 6,100 कोविड मरीज थे। अगर इनमें से 30% की रिकवरी भी माने तो हॉस्पिटल से करीब 1,800 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि एक हफ्ते में होम आइसोलेशन में रहने वाले करीब 18,000 लोग ठीक हुए। मतलब अस्पताल से 10 गुना से ज़्यादा लोग घर बैठे ठीक हुए हैं। अब सोचिए, अगर 18,000 होम क्वारंटीन में रहने वालों को अगर अस्पताल या कोविड केयर सेंटर जाना होता तो हालत कितनी बिगड़ जाती। पहली बात तो संक्रमित के आने जाने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता। दूसरी बात कि अस्पताल या कोविड सेंटर में इतने लोगों के जाने से भीड़ बढ़ती और लाइन लगने से संक्रमण फैलता। और तीसरी बात, अगर इनमें से 2-4 हज़ार लोगों को भी अस्पताल में शिफ्ट किया जाता तो अस्पताल के बेड भरने लगते और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भारी बोझ पड़ता, क्योंकि मरीजों के होम आइसोलेशन में रहने की वजह से 16 से 22 जून के बीच अस्पतालों में जो पहले प्रतिदिन बेड की मांग 215 थी वो घटकर 105 हो गई। एक और आंकड़े के जरिए समझिए कि होम आइसोलेशन अस्पताल जाने से क्यों बेहतर है। पिछले हफ्ते दिल्ली में होम आइसोलेशन में 27,000 मरीज थे, जिनमें सिर्फ 6% यानी 1,618 लोगों को अस्पताल में शिफ्ट करने की नौबत आई। बाकी लोग घर में ही रहकर ठीक हो गए। अगर मंगलवार की बात करें, 2,711 कोरोना मरीज ठीक हुए, जिनमें सिर्फ 475 मरीज हॉस्पिटल से निकले। मतलब करीब 17% लोग अस्पताल में ठीक हुए, जबकि करीब 83% लोग होम आइसोलेशन में। लेकिन पिछले 5 दिनों से दिल्ली में हर एक नए संक्रमित को उपराज्यपाल के निर्देश के मुताबिक कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य है, जिससे एम्बुलेंस और अस्पताल पर खासा दबाव बन रहा है और बसों में भर भर कर मरीजों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। एलजी साहब के इस आदेश की वजह से आज पूरा का पूरा जो एम्बुलेंस सिस्टम है, जो प्रशासन का मेडिकल का सिस्टम है, वो भी दबाव में है। आज बसों में भर भर के लोगों को ले जाना पड़ रहा है। मतलब 5 दिन से उपराज्यपाल के एक तुगलकी फरमान से दिल्ली में लोग परेशान हैं, सरकार हलकान है। 2 दिनों से दिल्ली सरकार उपराज्यपाल से फैसला वापस लेने के लिए हाथ जोड़ रही है। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द एलजी साहब अपने इस आदेश को वापस ले लें, क्योंकि अभी भी संक्रमितों का घर से बाहर नहीं निकलना ही सबसे बेहतर इलाज है। कोरोना काल में एक और फिक्र का जिक्र हम बार बार करते हैं, जो अब और बड़ी होती जा रही है, वो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फिक्र। क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई के चलते हर 4 में से 3 बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। जानना जरूरी है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से हमारे आपके सबके बच्चे इसी तरह मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर पढ़ाई करते रहे हैं। स्कूल भी एजुकेशन बोर्ड के आदेश और पैसे कमाने के लिए बच्चों का वर्चुअल क्लास लेते रहे हैं। हालांकि ये सबके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी भी देश की बड़ी आबादी के पास इंटरनेट और लैपटॉप नहीं है और कई गाँवों में तो बिजली भी नहीं है। लेकिन आज हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो पिछले 3 महीने से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। जयपुर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा राजस्थान के 13 शहर समेत देश के 20 शहरों के बच्चों के जीवन और व्यवहार में बदलाव पर रिसर्च किया गया, जिसमें ये चौंकाने वाली बात सामने आई। इस स्टडी के मुताबिक ऑनलाइन क्लास से बच्चों को 15 घंटे तक मोबाइल की लत पड़ गई, जो पहले अधिकतम 2 से 3 घंटे थी। लगातार स्क्रीन पर रहने के कारण बच्चों में और भी दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। 71% बच्चे चिड़चिड़े, जिद्दी, मूडी, नखरे करने वाले और काम के प्रति लापरवाह हो गए हैं। 65% बच्चों में शारीरिक बदलाव आ गए हैं। उनमें सोने जगने से लेकर थकान जैसी बीमारी शामिल है। इसके अलावा बच्चों का वजन भी बढ़ने लगा है। आंखों से जुड़ी समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। इस रिसर्च में बताया गया है कि इन बच्चों में मोबाइल या लैपटॉप की नशे की हद तक तलब हो गई है। बताया जाता है कि 50% बच्चों में तो ये समस्या हाल में ही शुरू हुई है, जिसके चलते कई बच्चे आधे घंटे भी डिवाइस से दूर नहीं हो पा रहे हैं। आप कितना ही टेक्नोलॉजी कर दीजिए, लेकिन जो आमने सामने वाली बात होती है, आज की इंटरनेट के ज़माने में भी आप देखेंगे कितने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी भी फेस टू फेस क्लासेस करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के चलते उनको एक स्क्रीन नज़र आता है, तो उस स्क्रीन की एक तरीके से लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है। क्लासेस के अलावा और 50 चीज़ों पर उसमें समय व्यर्थ करने लगते हैं। और जब आप 10 घंटे 12 घंटे स्क्रीन देखेंगे तो आगे चल के आपको चिड़चिड़ापन होगा, भूलने की दिक्कत होगी, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, आपका शेड्यूल पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म चेंजेस आने लग जाते हैं। ऑनलाइन स्कूलिंग में बड़े क्लास के बच्चे 5-5 घंटे की सीटिंग लगा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कमर और पीठ दर्द और पेट से जुड़ी बीमारी भी हो रही है।
उनके लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक योगासन का वीडियो ट्वीट किया जिसका नाम है शशांकासन। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। लगातार 18वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में उछाल देखा गया। इसमें सबसे ज्यादा कीमत में उछाल आया डीजल की कीमत में। पिछले 18 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे का इजाफा। इन्हीं 18 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए 48 पैसे का उछाल। अब हालात ये हैं कि दिल्ली में पहली मर्तबा डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है और बहुत मुमकिन है कि बाकी राज्य भी इसी रास्ते पर चले। लेकिन ये हुआ कैसे? जिस डीजल की कीमत अब तक पेट्रोल से कम होती थी वो अचानक पेट्रोल से ज्यादा कैसे होगी? दरअसल इससे पहले डीजल पर राज्य और केंद्र सरकारें कम टैक्स लगाती थी, लेकिन अक्टूबर 2014 में डीरेगुलेशन के बाद दोनों के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो गया। दिल्ली में डीजल की कीमत इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने वैट का प्रतिशत बढ़ा दिया। फिक्र आपकी में अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का जिसका नाम है जो है सो। कमाल का देश है चीन। उसकी कुल जमीन में से 43% दूसरे देशों की जमीनों पर किया गया कब्जा है। तिब्बत को पूरा निगल गया। हांगकांग ताइवान पर आंखें हैं। हिंदुस्तान की 33,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भी हड़ पे बैठा है। हिंदुस्तान के बेचारे मासूमों को माफिया का नाम दे दिया जाता है। अरे किसी का थोड़ा खेत या एक आधा मकान या फ्लैट अपने पास ये मानकर रख लिया कि वसुधैव कुटुंबकम है, क्या तेरा क्या मेरा, जो तेरा वो मेरा। ऐसा भाईचारे वाला फलसफा रखने वालों को लैंड माफिया कह दिया जाता है। खोसला का घोसला बनाकर बेचारों को नीचा दिखाया जाता है। अरे है दम तो 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन और 47 लाख स्क्वायर किलोमीटर समंदर हड़पे चीन को कोसे मिलकर यह दुनिया करे मुकदमे, हड़काए उसको उससे भी बड़े गुंडे से, कराए कब्जा खाली। भाई सीखे कुछ दुनिया हमसे, जहां कुछ बीघा जमीन के लिए भाई भाई पर गोली तक चला देता है और गाने बनते हैं चकलो रिवॉल्वर अपना भी कब्जा लेना है। बाकी तो जो है सो है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।